मैं एयरपोर्ट पर हूँ, लड़की भी यहीं मौजूद है। वो एक स्पेशल हेलीकॉप्टर चार्टर करा के क्राट जजीरे की तरफ जाना चाहती थी। मैंने उसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के साथ मिलकर इमिग्रेशन रूम में रोक लिया है। वो बेपनाह शोर मचा रही है और अपने असर व रसूख की धमकियां दे रही है। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। तुम्हारे साथ और कौन है? ओवर, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। तनवीर और खावर है मेरे साथ। ओवर, सफदर ने कहा। ठीक है, उस लड़की को बेहोश करके तुम राना हाउस में ले जाओ। खावर और तनवीर को कहो कि वो असला लेकर फौरी तौर पर ग्रीन रोड पर सिल्वर बार में आ जाए। मैंने सिल्वर बार के हॉल में कई गुंडों को मार दिया है। मैं इस वक्त उस बार के तहखाने में मौजूद हूँ। वो जल्द से जल्द बार में पहुंचकर गुंडों को कवर करे ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। ओवर, इमरान ने कहा। ओ, क्या आप खतरे में हैं? ओवर, सफदर ने चौंक कर पूछा। नहीं, मैं बार के गुंडे मास्टर को यहाँ से निकालना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई उसे नुकसान पहुँचाने या मुझसे उड़ने की कोशिश करे। यहाँ पहले ही बेपनाह कत्ल व गारत हो चुकी है। अब मैं मजीद कत्ल व गारत नहीं चाहता। ओवर, इमरान ने खिलाफ मामूल संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, मैं उन्हें आपके पास भेज रहा हूँ। ओवर, सफदर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और वॉइस ट्रांसमीटर बंद कर दिया। लड़की के मिल जाने से वो खासा मुतमईन हो गया था। लड़की शायद फाइलें लेकर वहां से फरार हो रही थी, लेकिन वो चार्टर्ड हेलीकॉप्टर से जजीरा कराट क्यों जा रही थी? जजीरा कराट तो पाकिस्तान की हुदूद में था और बिल्कुल वीरान और बेआबाद था। लड़की उस जजीरे में जाकर क्या करना चाहती थी, और वो भी चार्टर्ड हेलीकॉप्टर के जरिए? इमरान हैरानी से सोचने लगा। बहरहाल लड़की हाथ आ गई थी। अब उससे सब कुछ उगलवा लेना इमरान के लिए कुछ मुश्किल न था। वो मास्टर से यहाँ भी पूछगुछ कर सकता था, मगर वो उसे अपने साथ राना हाउस ले जाना चाहता था ताकि वो उन दोनों से वहाँ इत्मीनान से पूछगुछ कर सके। मास्टर बेहोश पड़ा था। इमरान चंद लम्हे सोचता रहा, फिर उसने मास्टर के कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। मेज की दराज से उसे एक माइक्रोफिल्म मिली, जिसे उसने उलट पुलट कर देखते हुए जेब में डाल लिया और फिर वो दूसरी चीजों की तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। दीवारों में उसे चंद खुफिया खाने नजर आए जो उसकी तेज निगाहों से न छुप सके थे। उनमें से इमरान को मुख्तलिफ फाइलें और कागजात मिले। उन फाइलों और कागजात को देखकर इमरान की पेशानी पर लातादाद शिकने फैल गई। ओ, ये मास्टर तो काफिरिस्तान का फॉरेन एजेंट है। उसके मुंह से हैरतज़दा आवाज निकली। उसने जल्दी से फाइलें और कागजात मेज पर रखे और एक बार फिर वहां की तलाशी लेने में मसरूफ हो गया। फूलवती का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। गुस्से की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें अंगारों की तरह से दहक रही थी। वो इस वक्त एयरपोर्ट के एक स्पेशल रूम में मुकीद थी और जख्मी शेरनी की तरह इधर उधर टहलती फिर रही थी। जाशाल से बात करने के बाद उसने बॉस मास्टर से बात की और उसे जाशाल के हुक्म से आगाह करते हुए एक हेलीकॉप्टर चार्टर करा लिया था, जिसके जरिए वो सिया मूर्ति की तलाश में जजीरा कराट जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। जजीरा कराट दारुल हुकूमत से बहुत दूर और समंदर में था, जहां जाने के लिए उसे वहां से दूसरे सूबे में जाना पड़ता और फिर वहां से किसी लॉन्च या स्टीमर में ही बैठकर वो जजीरे पर जा सकती थी। हेलीकॉप्टर के जरिए वो यहाँ से बराह रास्त जजीरे तक पहुंच सकती थी, जहाँ काफिरिस्तानी तैयारा क्रैश हुआ था। लाजमी बात है, इस जजीरे का कंट्रोल मिलिट्री इंटेलिजेंस और नेवी वालों ने संभाल लिया होगा। उनकी मौजूदगी में जजीरे पर जाना और वहां से सिया मूर्ति को तलाश करना उसके लिए बेहद मुश्किल काम था। जजीरे पर जाने और वहां आजादी से घूमने फिरने और मूर्ति को तलाश करने के लिए उसने उजलत में इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्टर के कागजात और कार्ड हासिल कर लिए थे। इस काम के लिए उसके बॉस मास्टर ने इंतजाम किया था। न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से उसके लिए हेलीकॉप्टर हायर करना और जजीरा कराट पर जाना कोई मसला न रहा था। वो अपनी तमाम तैयारी मुकम्मल करके और हल्का फुल्का मेकअप करके एयरपोर्ट पर पहुंच गई। इमिग्रेशन में वो अपने कागजात की पड़ताल करा रही थी कि अचानक एयरपोर्ट का सिक्योरिटी चीफ उसके पास आ गया। उसने फूलवती को बताया कि अभी उसका चार्टर किया हुआ हेलीकॉप्टर तैयार नहीं है। चंद इंटरनेशनल फ्लाइट्स आ रही हैं। उनकी आमद के बाद उसका हेलीकॉप्टर तैयार किया जाएगा। उस वक्त तक उसे वेटिंग रूम में इंतजार करना होगा। ये कोई अहम और गैर मामूली बात न थी, इसलिए फूलवती ने उसका कोई खास नोटिस न लिया और सर हिलाकर सिक्योरिटी ऑफिसर के साथ एक अलग थलग कमरे में आ गई। वो वेटिंग रूम में काफी देर बैठी रही। फिर वहाँ एक वजिया नौजवान आ गया जिसने सिविल लिबास पहन रखा था। उसने फूलवती से अजीब से सवालात करने शुरू कर दिए। उन सवालों से फूलवती बुरी तरह से बौखला गई। उसे यूं लगा जैसे उसकी शख्सियत उस नौजवान के सामने आया हो गई हो। वो आय बाय शाय करने लगी और फिर उसने वहाँ बुरी तरह से चिल्लाना शुरू कर दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ आ गए। उन्होंने जब बताया कि उसके तमाम कागजात चेक कर लिए गए हैं और वो सब के सब जाली साबित हुए हैं, तो फूलवती के रहस्य औसान भी खता हो गए। उसने उन सबको धमकियां देना शुरू कर दी और उन पर अपने असर व रसूख का रौब झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वजह नौजवान जो सफदर था, उसने उसकी धमकियों पर मुस्कुराना शुरू कर दिया और फिर उसके हुक्म पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सफदर, तनवीर और खावर उस लड़की की तलाश में यहाँ आए थे। यहाँ की इमिग्रेशन में उसका एक पुराना दोस्त था। वो उसके पास बैठे थे कि उन्हें उसी हुलिया से मिलती जुलती लड़की दिखाई दी जिसकी तलाश के लिए एक्सटो ने उनकी ड्यूटी लगाई थी।
सफदर का दोस्त सफदर को मिलिट्री इंटेलिजेंस के कैप्टन की हैसियत से जानता था। सफदर ने उसे वहां अपनी आमद का मकसद बता दिया था। उस लड़की के चेहरे पर मेकअप देखकर वो चौंका था। उसके हुक्म से उस लड़की को वहां रोका गया था। उसके बाद सफदर के कहने पर लड़की के जब कागजात चेक कराए गए तो वो 100% जाली साबित हुए थे, जिससे सफदर को यकीन हो गया था कि यही उनकी मतलूबा लड़की है जिसे वो तलाश कर रहे थे। कागजात में लड़की का नाम सलमा जबीन था। सफदर ने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे कमरे में बंद करा दिया और खुद टॉयलेट में जाकर इमरान को कॉल करने लगा। फूलवती काफी देर से कमरे में बंद थी और उसका गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने उसे किस तरह से पहचान लिया था। बॉस मास्टर ने उसके उजलत में जो कागजात बनवाए थे वो वाकई जाली थे, मगर वो इस कदर महारत से तैयार किए गए थे कि उनके जाली होने का गुमान ही ना होता था। बगैर रिकॉर्ड चेक किए उन कागजों के जाली होने का एहतमाल ही पैदा नहीं होता था। फिर इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया था? उन्होंने उसे उसी कमरे में बंद कर दिया था और उसे कहीं फोन करने की इजाजत भी नहीं दी जा रही थी। वो परेशानी के आलम में इधर उधर टहलती फिर रही थी कि दरवाजा खुला और वही वजिया नौजवान मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया, जो उससे उसकी जात के मुतालिक सवालात कर रहा था। तुम आखिर कौन हो और तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि मैं असली रिपोर्टर नहीं हूँ और मेरे कागजात जाली हैं? फूलवती ने उसके अंदर आते ही उस पर बुरी तरह से बरसते हुए कहा, सॉरी मोहतरमा, हमें एक मुजरिमा की तलाश थी जो यहाँ एक जुर्म करके फरार हो रही थी। आपकी शक्ल उससे मिलती जुलती थी, इसलिए गलतफहमी की बिना पर आपको रोक लिया गया। जाली कागजात का हमने आप पर प्रेशर डालने के लिए कहा था। बहरहाल आप बरी जमा हैं, आप जा सकती हैं। सफदर ने मुस्कुराकर उसके करीब आते हुए कहा। उसकी बात सुनकर फूलवती के तने हुए आसाब यकलक ढीले पड़ गए और फिर जैसे ही सफदर उसके करीब आया, उसका हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। फूलवती की कनपट्टी पर एक पटाखा सा छूटा और वो उछलकर पीछे सोफे पर जा गिरी और अपने होश व आवाज से बेगाना होती चली गई। वो चूंकि खतरनाक मुजरिमा थी, इसलिए उससे कोई बैद न था कि उसके पास कोई खतरनाक असला या बम हो। इसलिए सफदर ने आते ही उसके साथ नफ्सियाती दाव खेला था और फिर लड़की के आसाब जिस तरह से तने हुए थे, उसे साफ लग रहा था कि वो लड़ाई भिड़ाई के फन से भी आशना थी। सफदर उसके साथ लड़कर कोई उलझन मोल लेना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नफ्सियाती वार करके उस पर हाथ छोड़ दिया था। वो जैसे ही बेहोश होकर गिरी, सफदर ने आवाज देकर अपने सिक्योरिटी गार्ड दोस्त को अंदर बुला लिया। आसिफ, मैंने इसे बेहोश कर दिया है, अपने गार्ड से कहो कि ये इसे बांधकर मेरी कार में पहुंचा दे। मैं इसे अपने साथ मिलिट्री हेडक्वार्टर ले जाऊंगा। इस असना में तुम मुझसे जरूरी कार्रवाई के कागजात पर दस्तखत करा लो, ताकि बाद में तुम्हें किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सफदर ने अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहा। उसने असबात में सर हिलाया और गार्ड्स को इशारा किया ताकि वो उसे रस्सियों से बांध दे। फिर वो सफदर को अपने साथ अपने ऑफिस में ले गया। उसने मेज की दराज से चंद कागजात निकालकर उन पर सफदर से दस्तखत कराए। फिर सफदर उससे हाथ मिलाकर उठ खड़ा हुआ। कुछ ही देर में वो फूलवती को अपनी कार में डाले राना हाउस की जानिब उड़ा जा रहा था। इमरान की हिदायत के मुताबिक उसने तनवीर और खावर को सिल्वर बार रवाना कर दिया था। वो सोच रहा था कि इस लड़की को जल्द से जल्द राना हाउस में जोसेफ के हवाले करके वो खुद भी सिल्वर बार पहुंच जाए, इसलिए वो निहायत तेजी से कार राना हाउस की तरफ ले जा रहा था। राना हाउस के गेट के पास उसने कार रोककर मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो गेट की खिड़की से जोसेफ सर निकालकर बाहर झांकने लगा। सफदर को पहचान कर उसने खिड़की बंद की और चंद लम्हों बाद उसने गेट खोल दिया। गेट खुलते ही सफदर कार अंदर ले गया। क्या हाल है सफदर साहब, बड़े अरसे बाद शक्ल दिखाई है, कहाँ रहते हो? जोसेफ ने उसके करीब आते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं तो खैरियत से हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और आजकल क्या कर रहे हो? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। बस बोरियत के सिवा कुछ नहीं हो रहा, सारा दिन यहाँ चौकीदारी करता हूँ और मक्खियाँ मारता रहता हूँ। बॉस कभी कभार आते हैं तो जिंदगी में बाहर आ जाती है, वरना, जोसेफ ने कहा और उसके अंदाज पर सफदर बेख्तियार हंस दिया। गोया इमरान साहब ने आजकल तुम्हारी ड्यूटी मक्खियाँ मारने पर लगा रखी है, सफदर ने कहा। ऐसा ही समझ ले, जोसेफ ने कहा। चलो इसी बहाने ऐश तो कर रहे हो, हमारी तरह तुम्हें हर वक्त भाग दौड़ तो नहीं करनी पड़ती, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐश तो कर रहा हूँ, मगर अरे ये कार में कौन है? जोसेफ कुछ कहने ही लगा था कि उसकी नजर कार की पिछली सीटों पर मुड़ी तुड़ी फूलवती पर पड़ गई। कोई मुजरिमा है, इसे ब्लैक रूम में ले जाओ, इमरान साहब अभी कुछ देर में यहाँ आएंगे और इससे खुद ही जरूरी पूछगुछ कर लेंगे, सफदर ने जवाब दिया। जोसेफ ने सर हिलाया और कार की तरफ बढ़ा और फिर उसकी नजर जैसे ही फूलवती के चेहरे पर पड़ी, वो यूं बौखलाकर पीछे हटता चला गया, जैसे उसे किसी गैर मरी ताकत ने पूरी कुव्वत से पीछे धकेल दिया हो। उसके मुंह से बेख्तियार डरी डरी चीख निकल गई थी और उसका चेहरा खौफ की ज्यादती से इस बुरी तरह से बिगड़ गया था जैसे उसने मौत का चेहरा देख लिया हो। जोसेफ को इस तरह बौखलाए हुए अंदाज में पीछे हटते और उसके चेहरे पर मौत की जर्दी फैलते देखकर सफदर हैरान रह गया। उसने पलट कर देखा तो लड़की उसी तरह बेहोश पड़ी थी। जोसेफ खौफ से उस बुरी तरह से लरज रहा था जैसे उसे जाड़े का बुखार हो। वो पटी पटी आंखों से कार की जानिब देख रहा था, जैसे लड़की की जगह उसने किसी बदरू को देख लिया हो।
क्या बात है जोसेफ, क्या हुआ है? तुम इस कदर घबराए हुए क्यों हो? सफदर ने जोसेफ की तरफ बढ़ते हुए हैरतज़दा नजरों से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। ये कौन है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो? जोसेफ ने खौफ से कांपते हुए पूछा। मैंने बताया तो है कि ये कोई मुजरिमा है। इमरान साहब के हुक्म से मैं इसे यहाँ लाया हूँ, मगर तुम इस कदर डर क्यों रहे हो? ये लड़की है, बदरू नहीं। सफदर ने जोसेफ की लम्हा ब लम्हा बिगड़ती हुई हालत देखकर हैरत और परेशानी के आलम में कहा। बदरू? हाँ, इसके सर पर नीले खंडरात के सरकंडों की सुर्ख बदरूहें नाच रही हैं। ओ, सुर्ख बदरूहों का रक्स तेज होता जा रहा है। इसे ले जाओ, फॉर गॉड सेक, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे ले जाकर किसी पुराने कुएं में फेंक दो। अगर ये जाग गई तो हर तरफ सुर्ख आंधियां आ जाएंगी। सुर्ख आंधियों के आने से इंसानी सर उछलने लगेंगे, लाशों के अंबार लग जाएंगे, बच्चे यतीम और औरतें बेवा हो जाएंगी। हर तरफ मौत का भयानक रक्स शुरू हो जाएगा। जोसेफ खौफनाक लहजे में कहता चला गया। उसकी बातें सुनकर सफदर उलझ सा गया था। जोसेफ का ये बदला हुआ रूप वो पहली बार देख रहा था और इस कदर सहमे हुए अंदाज में उसका बातें करना उसके लिए वाकई ताज्जुब खेज था। इससे पहले उसने जोसेफ को इस कदर खौफजदा और हिरासा कभी नहीं देखा था। जोसेफ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? सफदर ने परेशानी के आलम में कहा। मैं ठीक हूँ, तुम इसे ले जाओ, फॉर गॉड सेक, इसे ले जाओ, वरना मैं इसे खुद ले जाकर किसी अंधे कुएं में फेंक दूंगा। तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते, जोसेफ ने थरथराते हुए कहा। उसके अंदाज पर सफदर को गुस्सा आने लगा। वो वाकई अजीब और बहकी बहकी बातें कर रहा था जो कम अज कम उसकी समझ से बालातर थी। तुम इस आम और बेहोश लड़की से खौफजदा हो रहे हो। लगता है तुमने फिर शराब पीनी शुरू कर दी है। ठीक है, मैं इसे खुद ब्लैक रूम में ले जाकर बंद कर देता हूँ, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा और लड़की को निकालने के लिए उसने कार का दरवाजा खोल लिया। लेकिन उसी लम्हे जोसेफ के हलक से डरी डरी चीख निकली और उसने आगे बढ़कर जोर से पैर मारकर कार का दरवाजा बंद कर दिया। मत खोलो, इसे मत खोलो, ये जाग जाएगी। तुम इसे नहीं जानते, ये 7 सरों वाले काले अवतार की बदसूरत बदरू है, जोसेफ ने चीखते हुए कहा और कार के दरवाजे के साथ यूं पुष्ट लगाकर खड़ा हो गया जैसे वो सफदर को कार का दरवाजा किसी कीमत पर न खोलने देगा। अब तो सचमुच सफदर जोसेफ के रवैये पर दंग रह गया। जोसेफ, इस लड़की को इमरान साहब ने भेजा है, इसे उठाकर ब्लैक रूम में ले जाओ। अगर इमरान साहब को मालूम हुआ कि तुम मुझे ऐसा करने से रोक रहे हो तो वो तुम पर सख्त नाराज होंगे, सफदर ने उसे समझाते हुए कहा। कुछ भी हो, मैं इस भयानक बदरू को बाहर नहीं निकालूंगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं इस भयानक बदरू को अंधे कुएं में फेंकने जा रहा हूँ, जोसेफ ने गुस्से लहजे में कहा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, रुक जाओ। जोसेफ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, सफदर ने तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। फिर अचानक वो हो गया जिसकी तवक्के सफदर कभी ख्वाब में भी नहीं कर सकता था। जोसेफ जो घूमकर कार की ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ रहा था, यकलक घूमा और उसने लात घुमाकर पूरी कुव्वत से सफदर के सीने पर मार दी। सफदर को एक जोरदार झटका लगा और वो उछलकर कई फीट दूर जा गिरा। सफदर ने होंठ भींचते हुए जमीन पर मुक्का मारा और एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने भागते हुए छलांग लगाई और उड़ता हुआ कार की छत पर आकर उस पर से घसीटता हुआ दूसरी तरफ जोसेफ से टकराया और उसे लिए हुए वो कब में उलट गया। जोसेफ जो ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए कार का दरवाजा खोल रहा था, सफदर के इस अचानक हमले से बुरी तरह से उलटकर गिर पड़ा। सफदर ने उसके जबड़े पर घूंसा मारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जोसेफ ने उसे दोनों हाथों से पीछे उछाल दिया। सफदर उछलकर पीछे कार से टकराया। उसी लम्हे जोसेफ जमीन पर बिजली की सी तेजी से तड़पा और उसने कार से टकराकर जमीन पर वापस आते हुए सफदर के पहलू में टांग मार दी। सफदर किसी फिरकी की तरह घूमता हुआ दूसरी तरफ जा गिरा। जोसेफ उठा और उसने निहायत तेजी के साथ सफदर पर छलांग लगा दी, लेकिन इस बार सफदर होशियार हो चुका था। वो जमीन पर तेजी से करवट बदल गया, जिसके नतीजे में जोसेफ धमाके से जमीन पर गिरा था। उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए थे, वरना फर्श से टकराकर यकीनन उसके चेहरे का हुलिया बिगड़ जाता। सफदर ने जमीन पर करवट बदलते हुए दोनों हाथ जमीन पर टिकाए और उछलकर तेजी के साथ खड़ा हो गया। जोसेफ भी तेजी से पलटा और बिजली की सी तेजी से उठकर खड़ा हो गया था। उसका चेहरा गैस व गजब से बिगड़ा हुआ था। वहशत के मारे उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो रही थी। तुम हकीर चूहे, तुमने जोसेफ दी ग्रेट पर हमला किया। तुम्हारी ये जुर्रात, मैं तुम्हारी आंतें निकाल दूंगा, जोसेफ ने गुस्से से चिंगारते हुए कहा। रुक जाओ जोसेफ, अहमकाना हरकतें मत करो, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। सफदर ने उसे इश्तियाल में आते देखकर इंतहाई सख्त लहजे में कहा, मगर जोसेफ पर तो जैसे वहशत सवार हो चुकी थी। इस वक्त उसके पहलुओं पर होल्स्टरों वाली पट्टी नहीं थी, वरना शायद वो अपने दोनों रिवॉल्वर निकालकर बेदरीक सफदर पर गोलियां बरसा देता। उसने इस बार निहायत खौफनाक अंदाज में सफदर पर हमला किया था, जिसका बचाव करना सफदर के लिए वाकई मुश्किल हो रहा था। वो जोसेफ को रोकने और उसे समझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन यूं लग रहा था जैसे जोसेफ अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुका हो। उसने अचानक सफदर पर झपटा मारा, जैसे वो सफदर को दोनों हाथों से दबोच लेना चाहता हो। सफदर ने तेजी से एक तरफ होने की कोशिश की,
मगर यहीं से वो मार खा गया। जोसेफ ने उसे बड़ा खूबसूरत डॉज दिया था। सफदर जैसे ही दूसरी तरफ हुआ, जोसेफ ने भी अपना रुख उसकी तरफ मोड़ दिया और फिर जोसेफ के सर की टक्कर पूरी कुव्वत से सफदर की नाक पर पड़ी। सफदर को यूं महसूस हुआ जैसे उसका नाक पिचक गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा आ गया। उसने हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन उसी लम्हे जोसेफ का भरपूर मुक्का उसकी कनपट्टी पर पड़ा। अब तो सफदर यूं लहराने लगा जैसे उसने शराब की कई बोतलें चढ़ा ली हो। उसके दिल व दिमाग पर अंधेरे की यलगार होने लगी। जोसेफ ने इंतहाई जारहाना अंदाज में एक के बाद दिगरे 2-3 मुक्के उसके सर पर मार दिए। सफदर एक धमाके से जमीन पर गिर पड़ा। उसे यूं लग रहा था जैसे जोसेफ ने उसके सर पर हथौड़े मारकर उसके सर के पुरकच्चे उड़ा दिए हों और फिर उसके जहन पर यकलक अंधेरे की दबीज चादर फैलती चली गई। बुज़दिल चूहा जोसेफ द ग्रेट से उड़ने की कोशिश कर रहा था। जोसेफ गुर्राया और फिर वो तेजी से कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। पिछली सीट पर फूलवती बदस्तूर बेहोश पड़ी थी। जोसेफ ने कार स्टार्ट की और उसे बैक करता हुआ राना हाउस से बाहर निकाल लाया। राना हाउस से बाहर आते ही उसने कार का रुख सड़क की जानिब किया और कार के एक्सीलेटर पर यकलक पूरा दबाव डाल दिया। कार तोप से निकले हुए गोली की तरह सामने की जानिब दौड़ती चली गई। टेलीफोन की घंटी बजी, जिसे सुनकर ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप मेज पर रखा और आगे बढ़कर फोन का रिसीवर उठा लिया। X2। ब्लैक जीरो ने X2 के मखसूस गंभीर लहजे में कहा। सुल्तान स्पीकिंग। दूसरी जानिब से सर सुल्तान की बावकार आवाज सुनाई दी। ओ यस सर, मैं ताहिर बोल रहा हूँ। ब्लैक जीरो ने इस बार नॉर्मल लहजे में जवाब देते हुए कहा। ताहिर, इमरान कहाँ है? सर सुल्तान ने पूछा। इमरान साहब एक केस के सिलसिले में सिल्वर बार गए हैं जनाब। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। क्या केस है? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। मालूम नहीं जनाब, इमरान साहब थोड़ी देर पहले आए थे और मुझे सिर्फ उन्होंने इतना ही बताया था कि वो किसी मुजरिम के सिलसिले में सिल्वर बार जा रहे हैं। तफसीलात के बारे में उन्होंने वापस आकर बताने के लिए कहा था। ब्लैक जीरो ने गोलमोल लहजे में कहा। अहम फाइलें चूंकि इमरान के फ्लैट से गायब की गई थी और उन फाइलों को ले जाने वाली एक लड़की थी, इसलिए इमरान की इजाजत के बगैर वो सर सुल्तान को कुछ बताने से गुरेज कर रहा था। अच्छा ठीक है, वो आए तो उसे कहना कि मुझसे फौरी तौर पर बात करे। एक इंतहाई अहम मामला है। सर सुल्तान ने कहा। क्या मामला है सर, मुझे बता दे। ब्लैक जीरो ने जल्दी से कहा। 2 रोज कबल जजीरा कराट की तरफ काफिरिस्तान का एक मुसाफिर बरदार तैयारा इंटरनेशनल लाइन क्रॉस करता हुआ आ गया था। तैयारे के पायलट को वायरलेस कॉल करके वापस जाने के लिए कहा गया, लेकिन तैयारे से वायरलेस कॉल रिसीव नहीं की गई। डिफेंस सिक्योरिटी के तहत नेवी एयरबेस के 4 जंगी तैयारों ने उस मुसाफिर बरदार काफिरिस्तानी तैयारे को घेर लिया। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक काफिरिस्तानी तैयारे के पायलट और उसके माविनीन को जैसे इस बात का होश ही नहीं था कि वो पाकिस्तानी हुदूद में हैं और उन्हें पाकिस्तानी जंगी तैयारों ने घेर रखा है। वायरलेस कॉल के साथ साथ जंगी तैयारों के पायलटों ने मुसाफिर बरदार तैयारे के पायलट और उसके साथियों को अपनी तरफ से हर मुमकिन तरीके से मुतवज्जे करने की कोशिश की। यहाँ तक के तैयारे के इर्द गिर्द फायरिंग भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद तैयारे का पायलट उनकी तरफ मुतवज्जे न हुआ और फिर जैसे ही वो तैयारा जजीरा कराट पर से गुजरने लगा, तैयारे को अचानक जोरदार झटके लगना शुरू हो गए और फिर वो नौक के बल निहायत तेजी से जजीरा कराट की सख्त और ठोस चट्टानों में गिरकर तबाह हो गया। सर सुल्तान यहाँ तक कहकर खामोश हो गए। ओ, बड़ी अजीब व गरीब बात बता रहे हैं आप। किसी वजह से तैयारे का वायरलेस सिस्टम खराब होने की तो समझ में आती है, लेकिन 4 जंगी तैयारों का तैयारे को घेरना और उस पर फायरिंग करने पर भी काफिरिस्तानी तैयारे के पायलट और को पायलट का उनकी तरफ मुतवज्जे न होना इंतहाई हैरान कुन और नाकाबिल यकीन बात लगती है। ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, इससे भी अजीब और पुरइसरार बात यह है कि तैयारे के गिरने के बाद नेवी वाले जब उस जजीरे पर गए तो वहाँ तैयारे का मलबा दूर दूर तक बिखरा हुआ था। तैयारे का कोई फर्द जिंदा नहीं बचा था। नेवी के कमांडिंग ऑफिसर जजीरे पर घूम फिर रहे थे कि अचानक वहाँ अजीब व गरीब वाकयात रोनुमा होने लगे। सर सुल्तान ने कहा। कैसे वाकयात? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। नेवी वालों की रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां अचानक एक तेज और खौफनाक जन्नाटेदार आवाज पैदा होती है और चलते फिरते इंसानों के सर कटकर यूं दूर जा गिरते हैं जैसे पुराने जमाने के लोग तलवार के एक ही वार से इंसानों का सर कलम कर देते थे। अब तक वहां नेवी वालों के तकरीबन 20 आदमियों के सर कट चुके हैं, जिनमें कमांडिंग ऑफिसर ताहिर जावेद भी शामिल है। सर सुल्तान ने कहा। उनकी बात सुनकर ब्लैक जीरो का चेहरा हैरत से बिगड़ गया। 20 इंसानों के सर कट चुके हैं, या क्या कह रहे हैं जनाब? ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। यही तो बात समझ में नहीं आती। जिन लोगों के सर कटे थे उनके जिस्मों से खून यूं गायब हो गया था जैसे खून नाम की कोई चीज उनकी रगों में मौजूद ही ना हो। सर सुल्तान ने गंभीर लहजे में कहा। ताजुब अंगेज, इंतहाई ताजुब अंगेज। जजीरा कराट में काफिरिस्तानी तैयारे का यूं गिरकर तबाह होना, नेवी वालों का उस जजीरे पर जाना, उनके सरों का कटकर गिरना और फिर उनके जिस्मों में खून ना होना, ये तो बड़ी अजीब और सनसनीखेज बातें बता रहे हैं आप जनाब।
खुद ब खुद किसी इंसान का सर कैसे कट सकता है, और फिर सर कटने पर उनके जिस्मों से खून ना निकले, ये सब कैसे मुमकिन है? ब्लैक जीरो हैरत भरे लहजे में कहता चला गया। इन सब बातों पर तो मैं खुद भी बेहद हैरान और परेशान हूँ। मैंने इमरान को इसीलिए फोन किया था, वो अगर जाती तौर पर तहकीक करे तो पता चल सकता है कि असल मामला क्या है। सर सुल्तान ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। वाकई इमरान साहब भी इस हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन मामले पर तहकीक करके इसके बारे में कुछ मालूम कर सकते हैं। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, हमने तैयारी की तबाही की इत्तला काफिरिस्तान को दे दी है। उनकी तहकीकाती टीम वहाँ से रवाना हो चुकी है। शायद शाम तक वो जजीरे करार पहुँच जाए। उनके हमरा खुद काफिरिस्तानी वजीर खारजा आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इससे पहले कि जजीरे करार में काफिरिस्तानी वजीर खारजा या उनकी तहकीकाती टीम पहुँचे, इमरान खास तौर पर वहाँ जाकर मालूम कर ले कि असल मामला क्या है। तुम जानते हो इन दिनों काफिरिस्तान और पाकिस्तान के हालात नॉर्मल है। अगर उनका कोई आदमी या वजीर खारजा को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो हमारे लिए क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, इसका तुम अंदाजा खुद कर सकते हो। सर सुल्तान ने संजीदगी से भरपूर लहजे में कहा, मैं समझता हूँ सर, अगर इमरान साहब ना आए तो जजीरे पर मैं खुद जाकर तहकीक करूंगा। आप अगर सरकारी तौर पर जजीरे का तमाम इंतजाम सीक्रेट सर्विस के हवाले कर दे तो हमारे लिए और ज्यादा आसानी हो जाएगी। ब्लैक जीरो ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मैंने अहकामात पहले जारी कर दिए हैं। इसके अलावा सदर मुमलिकत के अहकामात के मुताबिक काफिरिस्तान से आने वाले तमाम मेहमानों की हिफाजत की भी तमाम तर जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस को सौंप दी गई है। सर सुल्तान ने कहा, आप मुतमईन रहे जनाब, एक्स2 अपने फ्राइज बखूबी जानता है। ब्लैक जीरो ने पुरएतमाद लहजे में कहा, मैं जानता हूँ। बहरहाल तमाम सूरत हाल तुम्हारे सामने है। इमरान या तुम इस सिलसिले में फौरी तौर पर हरकत में आ जाओ। सर सुल्तान ने कहा, ठीक है जनाब, ऐसा ही होगा। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, ओके, गुड बाय। सर सुल्तान ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने राब्ता मुनक़ते कर दिया। ब्लैक जीरो ने रिसीवर क्रेडल पर रखा और परेशानी के आलम में जजीरा करार पर पेश आने वाले हैरत अंगेज और नाकाबिल यकीन वाकयात के मुतालिक सोचने लगा।